हेलो। मैं आज सबसे पहले अपन का चालू करने वाला हूँ एक एनसीईआरटी की फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लास 11th की ज्योग्राफी की पूरी एक सीरीज़ चालू करेंगे। ये डेली एक वीडियो आएगी। इसमें पूरा अच्छे से 0 to 100 तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर दिया जाएगा। यूपीएससी अगर आप क्लास 11th में उसके लिए भी, अगर आपको बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना है उसके लिए भी। तो अपन का पहला चैप्टर मेरे हिसाब से ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पहला चैप्टर में कुछ बताया नहीं गया है, मतलब मेरे हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप ऐसे सिंपली रीड कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बता दूं। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए और इनको समझ के फिर असलियत में इनको इम्प्लीमेंट करिए कि क्या है कैसा है। खुद बुक रीड करिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, इसमें चालू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब भाई अपना अर्थ आया कहाँ से? भाई देखो, सबको क्यूरोसिटी होती है। बचपन में कई लोगों को देखा होगा कि पूछते हैं अपने मम्मी पापा से कि कहाँ से अपन पैदा हुए, बच्चे कहाँ से आते हैं, ये वो। टाइम के साथ पता चल जाता है। अब इतने बड़े हो गए हो, 11th क्लास की बुक पढ़नी है। अब भाई तुमको ये जानना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए कि अपने अर्थ कैसे बना, और अर्थ का बना और बनने के बाद इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन, ये कैसे बना। ठीक, इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले थ्योरीज आई। बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट आए, इनने अपनी अपने फिलोसोफर आए, इनने अपना अपना थ्योरीज दिया। ठीक है, इनने थ्योरीज दी, उनको उनमें से कुछ थ्योरीज को माना जाता है, कई तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो सबसे पहले आए इमानुएल कांत। ये बहुत बड़े थे फिलोसोफर। इनने इस टाइम पे किसका, इमानुएल कांत ने किसकी थ्योरी दी? नेबुलर हाइपोथेसिस। अभी मैं बताऊंगा नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है। इसी को रिवाइज किया लापेस ने, कि कौन से ईयर में? 17, एक मैथमेटिशियन थे, इनने रिवाइज किया 1796 में। और इमानुएल कांत ने ये थ्योरी कब दी? 1755 में। अब नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या, सबसे पहले अपन को ये समझना है। नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुला मतलब होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। नेबुला होता क्या है? मतलब एक डस्ट का, मतलब धूल का और गैसेस का एक बादल। ठीक, उसको क्या बोला इनने? नेबुला बोल दिया। अब जहाँ पे भी नेबुला शब्द आगे इस चैप्टर में आएगा उसको क्या समझना है? एक क्लाउड। किसका क्लाउड? डस्ट का और गैस का। और ये किससे बना है ये सब डस्ट और गैस? इसमें क्या डला हुआ है? इसमें बेसिकली कुछ नहीं डला हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम डला हुआ है। ठीक है, अब ये इन्हें थ्योरी दी। द हाइपोथेसिस कंसीडर दैट द planet were formed out of a cloud material associated with the youthful sun which is strong slowly rotating. इस हाइपोथेसिस में क्या बोला गया? इस हाइपोथेसिस में सबसे अच्छी ये आसानी में इनने बोल दिया, क्या बोला? कि जो ये प्लैनेट फॉर्म हुआ है, प्लैनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ अ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। मतलब एक सन था, वो स्लोली रोटेट हो रहा था, तो उस पर जो क्लाउड्स थे, तो वो क्लाउड किसके बने थे? नेबुला था वो क्लाउड। क्लाउड हाइड्रोजन और हीलियम का, तो उससे वो अलग हो गए जो स्लो रोटेट हो रहे थे, तो इसकी वजह से प्लैनेट फॉर्म हुआ। ऐसा बोला इनने, किसमें? नेबुलर हाइपोथेसिस में। ठीक है, इसके बाद आई प्लैनेटिज्मल थ्योरी। प्लैनेटिज्मल थ्योरी किसने दी? प्लैनेटिज्मल थ्योरी सबसे पहले अपनी दी कैम्ब्रिलियन ने और मॉल्टन ने। कैम्ब्रिल ये 1900 में दी, जब अपन तो लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि भैया देश आज़ाद हो जाए, तब ये थ्योरीज दे रहे थे। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लास अगर लूँगा तो उसमें बताऊँगा क्या था, कैसे इनकी जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, क्या क्यों हो रही थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनने क्या, किसकी थ्योरी दी? इनने दी प्लैनेटिज्मल थ्योरी दी। ठीक है, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस दिया इन दोनों ने 1900 में। इस प्लैनेटिज्मल थ्योरी में क्या था? इट एज अ रिजल्ट, मतलब इनने कंसीडर दैट वॉन्डरिंग स्टार अप्रोचेज द सन। जो स्टार घूम रहे हैं वो सन को अप्रोच करते हैं। एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ, इसके सरफेस से निकलता है। ठीक है, मतलब देखो क्या, इसको इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए अपन लेंगे। अगर एक ये सन है, मान लो, ठीक है, अगर ये सन है तो इसमें एक
ये घूम रहा था तो इससे एक सिगार शेप्ड का ऐसे बाहर आ गया और यही इसके चारों ओर घूमने लग गया, ऐसा था इसका मतलब। ठीक है, इसी को बोलते हैं ये सिगार शेप, यही थी इनकी प्लानिटिज्मल थ्योरी। वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी भी बोलते हैं, अ, मतलब इसके चारों ओर जैसे मान लो स्टार घूम रहे थे, अब ये इससे सिगार शेप वाला निकला जो कि सेपरेट हो गया, अब ये सोलर सरफेस से अलग हो गया। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, अब ये इससे सोलर सरफेस से अलग हो गया एंड वॉज कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट, और ये कंडेंस हो गए मतलब ठंडे हो गए टाइम के साथ, और ये बन गए प्लैनेट बन गए। ठीक है, ये वाली दो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। पहली थी नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस कुछ नहीं बोलती थी। नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब क्या था, एक क्लाउड था, क्लाउड किसका बना हुआ था, डस्ट और गैस का, जिसमें थी हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि इससे क्या हुआ, इसमें ये बोला गया है नेबुलर हाइपोथेसिस में कि ये धीरे धीरे सन घूम रहा था, उसकी वजह से जो क्लाउड थे वो अलग हो गए, जिसकी वजह से प्लैनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब प्लानिटिज्मल हाइपोथेसिस में क्या बोला गया, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने बनाया क्या बनाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि मतलब समझना कि क्या हुआ। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी अपनी प्लानिटिज्मल हाइपोथेसिस, उसमें कुछ नहीं बोला कि उसमें बोला कि स्टार चारों ओर घूम रहे थे अपने उसके सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे थे, उन प्लैनेट्स में से क्या हुआ मतलब, और वो सन में से कुछ एक स्टार किसके चारों ओर घूम रहे थे, एक बीच में एक मान लो सन है, सन के चारों ओर स्टार्स घूम रहे थे, तो फिर सन में से एक सिगार शेप्ड का वो निकला जो कि कंडेंस हो गया टाइम के साथ। अब भाई सन से निकला है तो ठंडा होगा, अब वो बाहर निकला कंडेंस हो गया, जिसकी वजह से प्लैनेट बन गया। ये थी अपनी प्लैनेटिज्मल थ्योरी। अब इसी तरह फिर टाइम के साथ और आए, बहुत लोग आए। अब किन ने फिर इसके बाद सपोर्ट किया, सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी, इन दो लोगों ने कौन सी थ्योरी को सपोर्ट किया, सपोर्टेड दिस, यही वाली थ्योरी को इन दोनों ने सपोर्ट किया। और इन्हीं थ्योरीज को आगे टाइम के साथ बाइनरी थ्योरीज बोला जाता है। बाइनरी थ्योरीज ये वही थ्योरीज हैं, प्लैनेटिज्मल थ्योरी का और इम्प्रूव्ड वर्जन को ये बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 1950 में आए। अब 1950 आ गया, इस वक्त अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, मतलब हाँ भाई 1950 में ही आया कॉन्स्टिट्यूशन अपना चालू था। उसी वक्त ओटो स्मजडिट स्कमिड एंड ऑफ रशिया के और कार्ल्स विस्कार कहाँ के, जर्मनी के, उनने कौन सी थ्योरी रिवाइज की, उनने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा रिवाइज किया, बोला भाई इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम अब बताएंगे। इन्हें क्या बताया कि सराउंड, ये नेबुला के चारों ओर तो सराउंड था, ये तो तुमने ही बोला, तो ये तो ठीक है। द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड्स एंड द प्लैनेट वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लेयर। इनने क्या बोला, इनने बोला कि भैया हुआ ये कि द फ्रिक्शन ऑन कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, फ्रिक्शन हुआ पार्टिकल्स के बीच में, कोलिजन हुआ, उससे क्या हुआ, एक डिस्क बन गई। ऐसा बनते बनते घूम रहे हैं भाई, अब वही सीधी सी बात है ना, आप किसी चीज़ को घुमाओगे तो जहाँ पे बीच में वो दूर जाती जाएगी, एक डिस्क बनती जाएगी, वहीं डिस्क शेप वो इकट्ठा हो गई और इसी के एक्सेलरेशन की वजह से अलग अलग लेयर्स आ गई। ऐसा इनने इनने बोला। बोला चलो ठीक है भाई। इसके बाद ये सब थ्योरीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है आज के टाइम पे, सच देखा जाए तो। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी जो शायद आपने बचपन से सुनी होगी, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, अब बिग बैंग थ्योरी दी किसने, एडविन हबल ने। ठीक है, एडविन हबल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जोग्राफर साइंटिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा। इनने यूनिवर्स के बारे में खूब बताया सबको कि भैया ये है। अब एडविन हबल ने क्या बोला, इट इज़, इसको इस बिग बैंग थ्योरी को और क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी को इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब अपना अर्थ जो एक्सपैंड कर रहा है उसकी हाइपोथेसिस, एक्सपैंड हो रहा है। अब एक्सपैंड कैसे हो रहा है ये मैं भी आपको बताता हूँ। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किसने दी, एडविन हबल ने, कब, 1920 में। 1920 की अपनी आज़ादी की कोई घटना बता दो, याद रह जाएगा। प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इनने बोला कि एविडेंस के साथ बोला कि एक भैया अपनी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है, एज टाइम पासेस गैलेक्सीज फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, मूव फर्दर एंड, मतलब इनने बोला कि टाइम के साथ जितनी भी गैलेक्सी, मतलब अपनी तो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे के बाजू में कोई और गैलेक्सी होगी, तो ये टाइम के साथ और दूर जाती जा रही हैं।
ऐसा इनने बोला। ऐसा क्यों बोला? तो उनने उसका रीज़न दिया, यू कैन एक्सपेरिमेंट। उनने बोला कि एक्सपेरिमेंट कर लो भाई, नहीं मान रहे तो बोला एक बलून लो, उसमें एक 2 पॉइंट मार्क करो, कुछ पॉइंट मार्क कर लो और उनको ऐसे करो कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुमको, गैलेक्सीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इफ़ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून, अगर तुम उस बलून में अब हवा भरोगे, द पॉइंट मार्क्ड ऑन द बलून विल अपेयर टू बी मूव्ड अवे। अब सीधी सी बात है भाई, वो हवा भरोगे तो वो बलून्स के जो पॉइंट हैं वो दूर जाएंगे। तो इसका मतलब सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी, उन्होंने बोला इसी तरह से गैलेक्सीज भी दूर जा रही हैं और अपना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। मतलब भैया ठीक है। अब क्या बोला? However, if you find that beside the increase of distance between the point of the balloon, the point themselves are expanding। हाँ, ये तो सीधी सी बात है। अब भाई तुम हवा भरोगे, तो लोगों ने बोला कि भाई हमने हवा तो भरी तुम्हारे बोलने पे, तब इसमें तो गैलेक्सीज तो दूर जा रही थी, लेकिन यार हमारे वो पॉइंट भी बड़े हो रहे थे, मतलब गैलेक्सीज भी बड़ी हो रही थी, ऐसा थोड़ी हो है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग्स टू विद द फैक्ट, मतलब उनने बोला कि भाई ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग। उनने बोला कि साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी। बाकी जो था वो किस चीज़ का सपोर्ट? डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सीज जो बड़ी हो रही हैं उनका एक्सपेंशन उनने सपोर्ट नहीं किया। सो बलून का जो एग्जाम्पल है वो पार्शली करेक्ट है, मतलब कंप्लीटली नहीं। देखो इस डायग्राम में देखो, ये सिंगुलैरिटी है। अभी ये अपन ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या हुआ? द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब बिग बैंग थ्योरी में एडविन हबल ने क्या क्या समझाया, इसके कुछ स्टेजेस बताए इनने कि ये पहले हुआ फिर इसके बाद ये हुआ। इसमें पहला स्टेज था इन बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड एट वन प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल, जिसको सिंगुलर एटम बोलते हैं, विथ अ यूनिमैग्नेबिलिटी, स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। इन्हें बोला कि एक बहुत ही ज़्यादा टाइनी बॉल के शेप में एक ही एटम था, वो इसको सिंगुलर एटम बोला जाता है। वो एक जगह पे था जिसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर को आप नाप भी नहीं सकते, और इनफाइनाइट डेंसिटी, इतना डेंस था वो एक छोटा सा एटम। वहाँ से अपना हर चीज़ बना। ठीक है, ये था, मान लो ये जो सिंगुलैरिटी लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को, ये था अपना कौन सा, ये बन गया अपना पहला वाला सिंगुलर टाइनी बॉल्स। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। जो अपनी छोटी सी ये जो बॉल थी सिंगुलैरिटी, जिसको अभी तक अपन बोल रहे थे, ये बहुत भयंकर फटी। दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। It is now generally expected that the event of Big Bang took place 13.7 billion। ये थोड़ा मतलब अगर कहीं लिखोगे तो अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें जो छोटे मोटे फैक्ट्स रहती हैं, कि जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, एक जो एक्सपेंशन हुआ है, बिग बैंग जब हुआ, बिग बैंग का टाइम कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, इस टाइम पे वो बॉल फटा। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टिल प्रेजेंट डेट। ऐसा बोलते हैं कि जो ये एक्सपेंशन है वो आज भी हो रहा है। ठीक है, द एक्सपेंशन कंटिन्यूज टिल प्रेजेंट डेट। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। कुछ जो एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब हाँ भाई स्ट्रांग हो गई, ये हो गई। बाकी जो एनर्जी थी वो, इसी से कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्लैक होल का। ब्लैक होल भी मैं कभी आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है। There was particularly, as grew converted into matter, there was particularly rapid expansion within the fraction of second after the bang. Thereafter expansion slowed down with the first 3 minutes of the big bang. The first atom began to form। क्या हुआ? फटा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब सेकेंड भी नहीं लगा, इतना भयंकर धमाका था। तो इतना तेज तेज वो पार्टिकल्स टूटने लगे, उतने में ही जाके 3 मिनट के अंदर, ऐसा इनने बोला कि 3 मिनट के अंदर पहला एटम अपना बना। ये एटम नहीं था, ये जो पहला अपन ने पढ़ा ना टाइनी बॉल वाला, टाइनी बॉल को सिंगुलर एटम बोल रहे हैं, लेकिन ये बट ये एक ऐसा एटम नहीं कंसीडर करना। ये टाइनी बॉल ही था विच वन प्लेस, जो एक जगह एग्जिस्ट करता था। फिर 3 लाख साल
3 लाख साल के अंदर अंदर बिग बैंग टेम्परेचर का, मतलब बिग बैंग भाई अब इतना बड़ा धमाका हुआ तो भैया टेम्परेचर कम हुआ कितना, 4500 केल्विन कम हुआ, एंड जिसकी वजह से किसका राइज हुआ, एटॉमिक मैटर का। अब द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, अब इसके बाद अपना यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मीन्स द इंक्रीज ऑफ द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, एंड अल्टरनेटिव टू दिस वॉज अ होयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इसी के अल्टरनेट पे, बिग बैंग थ्योरी के अल्टरनेट पे होयल भाई का उनने एक अपना स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। इट कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट द पॉइंट ऑफ टाइम। उनने बोला कि यूनिवर्स टू बी रफली एट द सेम एट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर द ग्रेटर अवेलेबल अबाउट द एक्सपैंडिंग, मतलब उनने क्या बोला कि यूनिवर्स जो है वो रफली सेम एक ही पॉइंट पे है। मतलब उनने बोला कि ऐसा कुछ हिल डुल नहीं रहा जैसा तुम बोल रहे भाई बिग बैंग में, बट ज़्यादा एविडेंस किसके साथ थे, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के साथ थे, तो अपने एडविन हवल भाई जीत गए। साइंटिफिक कम्युनिटी एट द प्रेजेंट फेवर आर्ग्यूमेंट, देखो सब उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद अब अपन सीखते हैं कि एक एक चीज़ें कैसे बनी, ठीक है। अब एक एक चीज़ें कैसे, सबसे पहले अपन सीखेंगे मतलब जानेंगे स्टार कैसे बना, फिर गैलेक्सीज कैसे, फिर प्लैनेट कैसे, फिर अर्थ कैसे स्पेसिफिकली, फिर मून कैसे, एक एक चीज़, अपना एटमॉस्फेयर कैसे बना, इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब अपन जानेंगे स्टार के फॉर्मेशन के बारे में। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। देखो सबसे मैं बेसिक भाषा में आपको समझा देता हूँ कि स्टार का फॉर्मेशन क्या हुआ, फिर उसको पूरे को आप रीड कर लेना स्टार फॉर्मेशन को। देखो हुआ कुछ नहीं, सबसे पहले एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, वही जो अपन ने पढ़ा, एनर्जी थी और उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, एनर्जी और मैटर बहुत सारा था, उसका एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जब यूनिवर्स बना तो वो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था, मतलब कहीं पे कहीं ज़्यादा था, कहीं पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कम था। इसकी वजह से क्या आया, अब भाई कहीं ज़्यादा एनर्जी से, मान लो किसी को मैं बहुत तेज़ थपाड़े मारूंगा तो एक गाल पे और दूसरे गाल पे कम मारूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एक साइड भयंकर लाल हो जाएगा और दूसरी साइड कम लाल होगा, तो डेंसिटी का डिफरेंस बन जाएगा ना भाई, एक साइड थोड़ा पतला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, या तो फूल जाएगा मारूंगा तो। हाँ तो अपन स्टार के फॉर्मेशन में थे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा मैटर थे उस पर जो एक्सप्लोजन हुआ। उसी के बाद फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, मतलब वही मैं बता रहा था ना कि एक जगह बहुत सारा थपाड़ा मारा, एक जगह कम मारा, तो इसकी वजह से डेंसिटी का डिफरेंस बन गया पूरे यूनिवर्स में। और जो अर्ली यूनिवर्स था, एकदम स्टार्टिंग का यूनिवर्स था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन गया। और इसकी वजह से अब डेंसिटी का डिफरेंस आ गया तो ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंस हो जाएगा। सीधी सी बात है, कहीं ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वहाँ ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। इसकी वजह से जहाँ ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल था वहाँ मैटर ज़्यादा हो गया, और जिधर मैटर ज़्यादा हो गया वहाँ पे गैलेक्सीज़ का बेस बनना चालू हो गया। ऐसे बन गए अपने स्टार्स, गैलेक्सी, इसी से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। समझ आया क्या हुआ। सबसे पहले सिंपल भाषा में एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन फटा, बूम, फटने के बाद क्या हुआ, फटने के बाद कुछ नहीं, अलग अलग सेपरेट हुआ। अब भाई किसी अलग अलग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था ऑब्वियसली। अब जहाँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था और जहाँ कम था वहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटीज़ का डिफरेंस आ गया। अब जहाँ डेंसिटीज़ का आया वहाँ ग्रेविटेशनल का डिफरेंस आया, ग्रेविटेशन डेंसिटी से रिलेटेड रहती है। अब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा तो वहाँ मास ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, तो वहाँ स्टार्स बन गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये इसमें दिया है दैट द गैलेक्सीज कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, और इन्हीं गैलेक्सीज, ये स्टार्स कैसे बने, ये देखिए, द गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म एक्यूमुलेटिंग द हाइड्रोजन गैस इन अ वेरी लार्ज क्लाउड। हाइड्रोजन गैस ये खूब छोड़ने लगे थे उस टाइम पे, उसको नेबुला, जिसको नेबुला बोला, मैंने आपको शुरू में ही बताया था नेबुला क्या है, एक क्लाउड है जो कि हाइड्रोजन और इन सब से बना हुआ है, ठीक है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप हुआ क्लम्प्स में, मतलब अब हाँ इस ये यही है स्टार का आगे का फॉर्मेशन। आगे कैसे स्टार फॉर्म, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुआ, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन के गैस का एक नेबुला था, ठीक है। ग्रोइंग नेबुला ने क्या किया, एक लम्ब बन गए। अब भाई गैस था, वो गैस घूम रही थी तो कुछ कुछ गैसों में गठान बन गए। वही गठान को क्या हुआ, वो लोकलाइज हो गए कुछ जगह पे और उनने ग्रो करना चालू किया। अब उनने ग्रो करना चालू किया, उसमें क्या हुआ,
अब जब उन्हें ग्रो होने लगे, वो जो क्लम्स थे वो बड़े होने लगे, इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा डेंसिटी आने लगी, इसी से कंटिन्यू टू ग्रू इनटू अ लार्जर डेंसिटी ऑफ अ गैशियस बॉडी। ठीक है, यही हुआ। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार वॉज बिलोंग टू, इस टाइम पे 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो के टाइम पे ये इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये बताया है कि लाइट ईयर भाई क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर सीधा सा है, इससे इज अ वे ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस का मेजरिंग है। कुछ लोग लाइट सोचते हैं, लाइट ईयर, ईयर पढ़ लेते हैं तो बोले अरे टाइम, टाइम का नहीं है, नॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बताता है कि लाइट जो है वो एक साल में, मतलब एक उसमें 1 लाइट ईयर, एक साल में अगर लाइट भागेगी तो वो कितना जाएगी, सिंपल एकदम प्योर लैंग्वेज में। तो यही सब दिया है, इसको एकदम रीड करना बहुत, मतलब देखो खुद का एक रीडिंग लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर ये नेक्स्ट है, अब प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टार जो थे, देखो इनका स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप में बना है प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, प्लैनेट्स बनने का 3-4 स्टेप में बने हैं। पहला स्टेप क्या था, द स्टार आर लोकलाइज लंप ऑफ गैसेज विद इन द नेबुला। अब स्टार्स क्या थे, मैंने अभी बताया स्टार कैसे बने। स्टार क्या थे, वो लंप्स जो थे उनसे वो स्टार बन गया है नेबुला वाला, विद इन द नेबुला के अंदर। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला है लीड्स टू। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ लंप में, इसकी वजह से क्या हुआ, कोर, फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ गैसेस इनटू द क्लाउड, इसकी वजह से एक बीच में जो क्लम्प थे उसमें बहुत टाइट हो गया कोर इनका, टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क उनके चारों ओर बन गए और उसकी वजह से गैस कोर बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड। अब यही जो गैस क्लाउड्स थे ये क्या होने लगे, ठंडे होने लगे। ठीक है, पहला क्या था, स्टार लम्प्स थे, बीच में कोर आया, कोर आने के बाद क्या हुआ, ह्यूज रोटेटिंग डिस्क, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, जहाँ पे भी डेंसिटी बढ़ेगी वहाँ क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो गया, ह्यूज, इसमें ये ग्रेविटी फॉर्मेशन, ये कोर ऑफ गैस क्लाउड ऑफ अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनी, एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क इसके चारों ओर गैस के कोर के बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। अब यही गैस के क्लाउड जो थे ये कंडेंस होना चालू हुए, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू द स्मॉलर राउंड ऑब्जेक्ट। अब यही जो मैटर थे भैया किसके चारों ओर, ये गैस के, मैटर अराउंड द कोर के चारों ओर जितना भी था वो क्या होने लगा, राउंड होने लगे, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनने लगे। दी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, कोहेजन क्या है, डेवलप्स इनटू द प्लैनेटिज्मल थ्योरी। यही प्लैनेटिज्मल थ्योरी है, मतलब प्लैनेटिज्मल थ्योरी जो मैंने शुरू में बताई वो एक टाइप का है, मतलब उसी का पार्ट है प्लैनेटिज्मल थ्योरी का। लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन। अब भाई क्या हुआ, जब ये घूम रहे थे मान लो, अब घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे कि देखो अब मान लो ये क्या है अपना, ये कोर है। ठीक है, अब कोर ये इसके चार ओर ये अलग अलग घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये भाई मान लो ये दोनों टकरा गए तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये जो टकराए ये 3-4 टकरा के और बड़े बन गए, ये इसी से प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं प्लैनेटिज्मल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, और ये फिर ये स्मॉलर बॉडीज यही बन गए अपने प्लैनेट जाके, ये गैलेक्सीज बन गई थी। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज आया, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, दीज लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिज्मल, इनको क्या बोलेंगे, स्मॉल प्लैनेटिज्मल, ये जो छोटे छोटे थे अपने। ठीक है, ये एक अपना ये था कोर, कोर के चारों ओर क्या था, नेब्यूला था। ठीक है, कोर के चारों ओर ये क्या है, ये अपना है कोर, ये है कोर, ये है अपना नेब्यूला था। अब नेबुला यही जो बन गया अपना डिस्क, और डिस्क की वजह से ये अलग अलग छोटे छोटे ये बन गए इसके। अब यही टकरा टकरा के बड़े बड़े क्या बने, मतलब इतना ही बड़ा नहीं, इतने बड़े बड़े, एक बड़े बड़े क्या बन गए, ये प्लैनेट्स बन गए। इन्हीं को बोलते हैं प्लैनेटिज्मल थ्योरी, और यहीं इसी को बोलेंगे प्लैनेटिज्मल। दीज लार्ज इन द फाइनल स्टेज, दीज लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लैनेटिज्मल एक्सेलरेट टू फॉर्म फ्यूअर लार्जर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। मतलब यही जो थे प्लैनेटिज्मल, ये तेज घूमने लगे, इन्हीं के इसी के चारों ओर घूमने लगे,
यहाँ घूमने लगे इसके चारों ओर, घूम रहे घूम रहे घूम रहे, तो इससे क्या बने ये, फॉर्म अ प्लैनेट। इसी से यही जो फ्यूअर बॉडीज यही थी, इनसे ही बना प्लैनेट। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लैनेट्स के बाद क्या है, अब अपना सोलर सिस्टम कैसे बढ़ा ये भी जान लो। सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं जानने लायक, छोटा सा आसान सी एक कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता है बोरिंग, लेकिन ये है, समझ रहे हो तो बहुत आसान है। ठीक है, एक बार फिर अपन इसका इन सब का रिकैप वीडियो 15 मिनट का कैसा बना लेंगे और बहुत अच्छा आराम से बन जाएगा। अब सोलर सिस्टम, नेबुला। नेबुला जो था, नेबुला कब बना, इसमें ये सब दिया है, जोवियन प्लैनेट, ये वो, ये सब अपने काम का नहीं है। मतलब रीड करोगे तो सीधे समझ आ जाएगा कि बाहर के प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, अंदर के प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं। इसमें बेसिक मेन क्या है, नेबुला फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम कोलैप्स्ड। जो नेबुला था उससे जहाँ जिससे सोलर सिस्टम निकला, वो किस टाइम पे निकला, 5 से 5.5 बिलियन ईयर अगो। एंड द प्लैनेट किस टाइम पे फॉर्म हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इस टाइम पे अपने प्लैनेट फॉर्म हुए। अब यही बता रहे हैं कि इसमें मून है, सन है, एक सन था, 8 प्लैनेट्स आए, 63 मून्स हैं। अब यही सब, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोर, ये तो बचपन में पढ़ ही लिया है ये सब। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये अंदर वालों को, मतलब मार्स तक के प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और मार्स के बाहर को जूवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, जूवियन, द रेस्ट बाकी के 4 जूवियन या गैस प्लैनेट। ऐसा बोलते हैं कि वो गैस हैं। मेन नेबुला अपना अंदर वाला, इसीलिए थोड़े हार्ड है, बाहर वाले थोड़े कमज़ोर है, ऐसा। ठीक है, इन द सेम पीरियड अबाउट 4.6 मिलियन अगो, क्या, ऑल प्लैनेट, मतलब सारे ही प्लैनेट ऑलमोस्ट किस टाइम पे, 4.6 बिलियन ईयर अगो पे। अर्थ, अपना यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ, मतलब ये सिंगुलैरिटी वाला कब फटा बम, 13 पॉइंट, बताओ बताओ बताओ, एकदम मतलब ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको लिख दो तो अच्छा लगता है। 13.7 बिलियन ईयर अगो। और अर्थ कब फॉर्म हुआ, 4 पॉइंट, मतलब अर्थ नहीं बोलेंगे, सारे प्लैनेट्स कब फॉर्म हुए, 4.6 बिलियन ईयर अगो। टिल रिसेंटली, अभी तक वो प्लूटो भी था, प्लूटो को लेकिन फिर बोल दिया कि भैया प्लूटो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम प्लैनेट बन जाओ, तुम एक सेलेस्ट्रियल बॉडी हो, तुम इतना अच्छे नहीं हो, तुम एक डार्क प्लैनेट हो, ऐसा बोल दिया। अब अब यही सवाल है कि अंदर वाले प्लैनेट्स रॉकी क्यों हैं। जैसा मैंने बताया कि अंदर वाले प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है, और बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं वो गैशियस को क्यों बोला जाता है। अब इनमें मेन डिफरेंस है, ये पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है। ठीक है, अब क्या है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, ये बस जान लो, फिर इसके बाद अपन फटाक से मून निपटा के इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और ओरिजिन ऑफ द लाइफ का कैसे, वो जल्दी से निपटा लेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड बाय क्लोज वेसिनिटी। देखो भाई, जो मैंने बताया ना, नेबुला के जो पास थे वो थोड़े हार्ड होंगे ना ऑब्वियसली, और जो दूर था वो तो वही ये चीज़ दी गई है। द सोलार विंड्स, जो ऊपर की विंड्स थी वो ले गई गैसेस, ऐसा वैसा हुआ, वो मतलब रीड कर लोगे तो कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब अपन जानते हैं अपने सैटेलाइट्स कैसे बने। ठीक है, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून, एक ही मून है अपने पास भैया, चांद छुपा बादल में। थ्योरी इसकी किसने दी है, सर जॉर्ज डार्विन ने। कब, 1838 में इनने बता दिया कि कैसे बना मून। कि इस मून पे पता है बहुत थ्योरीज थी। मून पे एक थ्योरी थी कि भैया अर्थ का टूटा हुआ पार्ट है, पैसिफिक ओशन का निकला है, उखड़ के बाहर चला गया था, घूमने लग गया चारों ओर, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो डार्विन ने पहले बोला कि अर्थ एंड मून फॉर्म्ड एक ही साथ बने रोटेटिंग बॉडी में, द होल मास बिकेम, मतलब अलग हो गया, इसी तरीके से ऐसा ये कॉन्सेप्ट बताया। देखो, बिकेम अ डम्बल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली ब्रेकआउट। इनने शुरू में यही बोला कि भैया ये डम्बल शेप बॉडी था एक अलग से, तो ये टूट गया इससे। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटीरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव इन प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय पैसिफिक ओशन। मतलब वही जो बोलते हैं कि भैया पैसिफिक ओशन बहुत गहरा था तो यहीं से मून निकल के गया। ठीक है, हाउ एवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, मतलब आज के तो ये ऑब्वियसली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है,
एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इट इज़ अ आउटकम ऑफ अ जायंट इम्पैक्ट, मतलब एक बहुत भयंकर इम्पैक्ट हुआ। किसका इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसको उस इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं? बिग पैट बोलते हैं। एक जायंट इम्पैक्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बिग पैट। द बॉडी साइज, अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times ऑफ अ सन और 3 times ऑफ अ मार्स कोलाइडेड, मतलब इतना बड़ा एक अर्थ से टकराया शॉर्टली। और मतलब जब अर्थ बन रहा था उसी वक्त एक बहुत बड़ा वो टकराया, एंड इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ, और उसने अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट उड़ा दिया। It blasted a large part of the earth into the space. This portion of the blasted material then collided to the orbit and eventually in the present moon 4 point, अर्थ के बाद आया है मून, ये देखो अर्थ कब आया था? 4.6 में। देखो इस बिग पैट हुआ, मतलब इन्हें बोला क्या, अपना अर्थ था जब ये सब टूट रहे थे उसी वक्त क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मार्स के 2 से 3 साइज बड़ा अर्थ से एकदम टकरा के गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ स्पेस में चला गया। ठीक है, दिस पोर, और वही है अपना मून है। ठीक है, यही है। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का भैया इवोल्यूशन कैसे, अपना अर्थ बना हुआ है भैया, लिथोस्फीयर जिस पे अपन रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो ऊपर है, और हाइड्रोस्फीयर पानी, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कैसे बना? ठीक है, अपन पहले ये जानेंगे। अब इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बना कैसे ये ये जानना थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। अर्थ था अपने प्रीमोडियल स्टेट, प्रीमोडियल मतलब देखो, हाँ पहले ये इसी का पढ़ लो कि ये जो अपने अर्थ थे इनिशियली बैरन थे, मतलब रूखे सूखे टाइप के थे, रॉकी थे, ऑब्जेक्ट इस पे नहीं था एकदम। इसका किसकी लेयर थी? हाइड्रोजन और हीलियम की, जो मैंने अभी बताया नेब्यूला जो बना हुआ था वो हाइड्रोजन और हीलियम था। इन दिस फार प्रेजेंट डे, मतलब आज देखो, आज तो हीलियम वीलियम तो कहाँ है, हीलियम हाइड्रोजन फिर भी देख लो एक हद तक, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं, अभी तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब है। अब बड़ा सुंदर प्लानट बन गया है। अब हुआ कैसे ये? 4600 मिलियन ईयर क्या हुआ, लेट इवोल्यूशन प्लैनेट का अपने सरफेस का हुआ। ठीक है, कैसे हुआ देखो। अब सबसे पहले अपन लिथोस्फीयर का बताते हैं, मतलब लिथोस्फीयर क्या हुआ। लिथोस्फीयर में हुआ क्या, जैसे मैंने बोला, अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग प्रीमोडियल स्टेज। प्रीमोडियल स्टेज मतलब शुरू वाले जब बन रहा था उस स्टेज की बात की जा रही है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, मतलब बहुत डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अर्थ के अंदर। एज अ रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटीज़ के हिसाब से ये सेपरेट होने लगे, अलग अलग होने लगे। मैंने बताया था ना, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ वो, तो क्या हुआ, अर्थ का एकदम लिथोस्फीयर समझा रहा हूँ। उससे क्या हुआ, जो मटेरियल अंदर था अलग अलग डेंसिटीज़ पे आने लगा। अब भाई किसी भी भारी चीज़ को डालोगे तो कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो सारी भारी हैवियर मटेरियल जैसे आयरन हो गया, वो नीचे तरफ एकदम कोर की तरफ घुस गए, एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ चले गए। और जो हल्के थे जैसे मिट्टी, मिट्टी तो ठीक है, वो तो उससे अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है रॉकी जो है, जो कि कम वो हल्की है एज़ कम्पेयर टू आयरन, वो ऊपर रह गई। यही बना अपना डेवलपमेंट टू आउटर स्ट्रक्चर। अब भैया आउटर स्ट्रक्चर लेकिन अभी भी गर्म है, आउटर स्ट्रक्चर अभी भी गर्म है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो ये इसमें एक बात दी गई है, जब अपने मून का फॉर्मेशन हुआ जाइंट इम्पैक्ट के टाइम अर्थ और हीट हुआ एक बार। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग लेयर्स में ये बन गया क्रस्ट मैंटल कोर। अब ये तो समझ आ गया होगा क्रस्ट मैंटल कोर कैसे बन गया। और एक क्रस्ट मैंटल कोर बन गया। अब देखो आउटर सरफेस कैसे बना, अपना टाइम था, मतलब टाइम के साथ देखो ठंडा हुआ अपना आउटर सरफेस, उसकी वजह से सॉलिडिफाई हुआ, फिर कंडेंस हुआ, और वो टूटता गया ठंडा। भाई कोई भी चीज़ अगर एकदम गर्म करके ठंडी करो तो छटक जाती है, यही हुआ अपने इसके साथ। अब जाइंट इम्पैक्ट हुआ, अर्थ और हीट हुआ, अब इसमें अलग अलग फिर लेयर्स बन गई। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। फिर ये एक टेबल है, इस टेबल को समझ जाओ तो अच्छा है, ऐसे कोई ख़ास वो नहीं है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, देखो सबसे 3 स्टेजेस में मैं इसको एकदम पूरे
इसको समझा देता हूँ। पहला स्टेज क्या हुआ, देखो शुरू में क्या बना, हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है, एकदम जैसा नेबुला था जो मैंने बताया। जैसे देखो, अब मान लो ये था अपना अर्थ, ठीक, अर्थ के चारों ओर ये एक लेयर थी, किसकी किसकी लेयर थी, हाइड्रोजन और हीलियम की। अब भाई यहाँ पे था अपना कौन, दूर था, इधर से सन था, ठीक है। अब सन की रेज आ रही थी, सन की रेज से क्या हुआ, सोलार विंड की वजह से ये जो इसकी ये बाहर वाली ये थी ये मिट गई। मतलब सोलार विंड्स ये जो थी, सोलार विंड्स की वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम की लेयर गायब हो गई इंटीरियर। और ठीक है, एक रीज़न ये हुआ कि ये वाला एटमॉस्फेयर कैसे हटा, नेबुला वाला। अब इसके बाद क्या हुआ, अपना इंटीरियर भाई बहुत गर्म था, ठीक है, ये तो अपन को पता ही है, इंटीरियर एकदम लाल था। अब कूलिंग हुई, थोड़ा ठंडा होना चालू हुआ, कूलिंग के साथ क्या हुआ, गैसेस एंड वाटर वेपर उठना चालू हुए। भाई कुछ भी चीज़ ठंडी होगी, वो अंदर था तो थोड़ा लिक्विड ही, तो थोड़ा तो वाटर वेपर, थोड़ा ऐसा कुछ होगा ही। तो क्या हुआ, ये ठंडा होना चालू हुआ। अब ठंडा हुआ, अब जहाँ ये ठंडा होगा तो क्या हुआ, गैस इवेपोरेट होना चालू हुआ। इसी की वजह से क्या हुआ, इसी को बोलते हैं डी गैसिंग। मतलब इवेपोरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ, सॉलिड अंदर का वो जो था वो ठंडा होना चालू हुआ, उसकी वजह से डी गैसिंग हुआ। डी गैसिंग मतलब आउटपोरिंग ऑफ गैसेस, गैसेस अंदर से निकलने लगी। और इसी में फिर इसके बाद थर्ड स्टेज चालू हुई जो कि थी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यही रीज़न है, ये देखो डी गैसिंग थी जिसकी वजह से कंटिन्यूस टू वॉल्केनिक इरप्शन, और वॉल्केनिक इरप्शन से ही बहुत ज़्यादा गैसेस निकलने लगी, जिसकी वजह से अपने इसका एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी से अपना एटमॉस्फेयर बन गया। अब एटमॉस्फेयर बना, गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी, ये वो सब फ्रेश वाटर हीट ऐसे बन के फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर वही रेन हुई। फिर द अर्थ ओशन वॉज फाउंड विद इन द 500 मिलियन ईयर ऑफ, मतलब अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद अपना ये फॉर्म हुआ, क्या, पानी, ओशन फॉर्म हो गए, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं पानी कैसा है। अब जैसे देखो कूलिंग ऑफ अर्थ हुई, किसकी वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन जो हुए, फिर कूलिंग ऑफ अर्थ हुई, ठीक है। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन कंटिन्यू चल ही रहे थे, और वाटर वेपर और गैसेस एटमॉस्फेयर में जा ही रही थी, मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जा ही रहे थे कंटिन्यूसली। उसकी वजह से अर्थ ठंडा होने लगा, वाटर वेपर कंडेंस होने लगे, CO2 जो एटमॉस्फेयर में थी वो बारिश के साथ डिजॉल्व होने लगी, और उसी की वजह से कंडेंसेशन करके वो रेन फॉर्म करने लगे। इसके बस यही रीज़न है, यही पूरा दिया हुआ है, एक बार खुद से पढ़ोगे पूरा क्लियर आ जाएगा। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत ही आसान है। अर्थ था, देखो सारे कॉन्सेप्ट वो नेबुला से ही चल रहा है ना। अर्थ था, इवोल्यूशन प्रोसेस हुई, इवोल्यूशन में क्या हुआ, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये 3 स्फीयर थे अपने, इसकी वजह से ये फॉर्म हो गया, ये अपन ने सीख लिया। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच फर्स्ट जनरेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड असेंबल्ड देयर। दीज असेंबलेज वॉज सच दैट दे कुड, मतलब कुछ ऐसे वो नहीं है, बोला गया, ये सब आपको पता है, ये सब चीज़ें ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, बहुत बेसिक बातें दी गई है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन रीड एक बार ये पूरा चैप्टर आपको खुद करना है, तब इस चैप्टर में आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। जो मैंने समझाया वो काफ़ी है, लेकिन एक बार आप रीड करो तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपन वीडियो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।